जब हेयर प्लांट करा करके आप निकलते हैं, मेडिसिन भी क्या लंबे वक्त तक चलती है? माथे पे सूजन बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, वो जो हेयर ट्रांसप्लांट को बहुत बदनाम कर चुकी है। हाँ, वो यहाँ आ गया था मेरे चेहरे पे। वो आपके पहले प्रोसीजर में आया। हाँ। तो वो हेयर ट्रांसप्लांट को बहुत बदनाम कर चुकी है, तो उसके लिए हम थोड़े मेडिसिन देते हैं जिससे कि वो सूजन ना के बराबर है। जैसे कपिल शर्मा है, उसके सर पे पैच है, बहुत कम लोगों को शायद पता हो। अमिताभ बच्चन का एक बार इंटरव्यू कर रहे थे भूपेन चौबे, तो आखिरी सवाल उन्होंने उनसे पूछा था, ये पब्लिक डोमेन में, कि क्या आप दिख रहे हैं? तो उन्होंने कहा हाँ। उनके पीछे पूरी टीम घूम रही है, तो वो ये काम के लिए ही रखा गया। हाँ, कि एक भी बाल अपनी जगह से बाहर ना हो। तो बस उतना ही अंतर है, वरना ऐसी कोई तकनीक नहीं है जो हम बचा के रखते हैं सेलिब्रिटीज़ के लिए और आम आदमी को नहीं वो देते हैं। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, मुझसे भी पूछ लेते हैं, यार शारिक भाई आपने हेयर प्लांट कराया, हेयर कट कराते भी हो क्या? स्विमिंग कर सकते हो क्या? बाल कलर कर सकते हो क्या? तो स्विमिंग करिए, आप हेयर कट कराइए, हेयर कलर करिए, हेयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कम से कम करिए, लेकिन नेचुरल हेयर ग्रोथ रहिए। महिलाओं को खास करके इस तरह की परेशानियों से अमूमन नहीं गुजरना पड़ता हेयर लॉस, लेकिन 2-4% ऐसी हैं जिनको बालों के झड़ने की समस्या रहती है या बॉल्डनेस आ जाती है। किसी महिला के लिए ये एक्सेप्ट करना कि मेरे बाल गिर रहे हैं, या वो छोटी पतली हो गई है, या बाउंस नहीं रहा, या मैं पहले 50 तरह की हेयर स्टाइल्स बना सकती थी, अब एक ही हेयर स्टाइल लेके बैठना पड़ता है मुझको, ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। कोई आसान घर में जैसे लोग रोज शैम्पू करते हैं या जो भी करते हैं, क्या करें जिससे बाल थोड़े से हालत उसकी बेहतर रहेगी? अच्छी नींद लेना, अच्छी डाइट लेना, थोड़ा तनाव से बचना। 25 साल का आदमी 45 का दिखता है और 45 साल का आदमी 25 का दिखता है। हेल्थ वायर मीडिया में आपका स्वागत है, मैं हूं शारिक खान। इस शो की शुरुआत से पहले हम चाहते हैं कि आप मेरी खुद की 2 तस्वीरों पे नजर डालें। ये दोनों ही तस्वीरें मेरी, एक जिसमें सर पे बाल आपको नजर नहीं आ रहे होंगे, आ भी रहे होंगे तो बहुत कम, और अब जब मैं आपके सामने बैठा हूं तो ये फर्क आप बिल्कुल बड़ी आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। और इस चमत्कार या फिर इस बदलाव के पीछे कौन शख्स है, आज उसी से मिलाने के लिए हम आपके साथ यहाँ मौजूद हैं, और उनका नाम है डॉक्टर अजय दुबे, जो हिंदुस्तान के सबसे मशहूर हेयर ट्रांसप्लांट करने वाले डॉक्टर। मैं डर्मेटोलॉजिस्ट कहने से थोड़ा बचूंगा, हैं आप डर्मेटोलॉजिस्ट ही है, मुझे मालूम है, लेकिन मैं यहाँ पे जोर हेयर प्लांट पे देना चाहता हूँ। जैसे मैं बोलूँ तो जी, ज़हनियत में तो आप पत्रकार ही हैं, फिर न्यूज़ एंकर, फिर प्रेजेंटर। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी हमने दर्शकों को वो तस्वीर दिखाई, तो मैं आपका हमेशा से शुक्रगुजार रहा हूँ इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। और मैंने ये सोचा कि बहुत सारे लोग फेसबुक पे, इंस्टा पे करके पूछते थे कि शारिक भाई ये बदलाव आया कैसे। तो मैंने सबसे कहा कि ये हेयर प्लांट है, तो हेयर प्लांट के ही ज़रिए हम आज यहाँ लोगों से आपसे बात करेंगे। पहला सवाल तो ये है कि किसी ने पूछा कि क्या हेयर प्लांट एक पेनफुल प्रोसेस है, तो पहले उसका जो मेरा जवाब था वो मैं बता देता हूँ, उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा। तो मैं सबसे यही कहता हूँ कि गंजा होने से बड़ा दर्द नहीं, उसके सामने कोई भी दर्द छोटा है। तो पहला सवाल तो यही है कि जो हेयर प्लांट को लेकर क्या कोई भी आदमी इसे करा सकता है और कितनी आसान पद्धति है? जो अब आधुनिक तकनीक है उसमें लगभग हर उम्र, हर आयु, हर तरह का व्यक्ति जो मेल पैटर्न बॉल्डनेस से सफ़र कर रहा है, जो लगभग 90 से 100% केसेस हम देखते हैं उनमें से होती हैं, तो वो अगर आइडियल कैंडिडेट है सर्जन की नज़र में तो वो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए काबिल होता है। बहुत एक्सेप्शनल केसेस में हमें रिजेक्ट करना पड़ता है, जिसमें सबसे कॉमन कॉज है कि जो डोनर एरिया है, जो आपके पीछे के बाल हैं, वो इतने अच्छे नहीं हैं कि उनको प्रत्यारोपित करने से कोई आपको वास्तविक लाभ मिलेगा या फ़ायदा मिलेगा। उन केसेस में, या कुछ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस, बहुत यंग बच्चा है, हेयर लॉस हो रहा है, उसको 18 साल की उम्र में वो परेशान है, तो उस पर भी हम आएंगे। 70 साल के भी आते हैं मेरे पास पेशेंट्स, वो भी ट्रांसप्लांट करा लेते हैं। क्योंकि मैं वापस आपसे एक सवाल पूछूंगा, आपने गंजेपन को एक दर्द बोला, बिल्कुल, हाँ। तो उस दर्द को थोड़ा इलेबोरेट
करिए, क्या क्या पीड़ा आपको गंजापन, मैं आपको थोड़ी सी बात और बढ़ाऊँ जी। तो अगर हम बायोलॉजिकली देखें तो बाल से फालतू पूरे शरीर में बहुत कम ही चीज़ें हैं जी। ये मृत कोशिकाएं हैं, ये किसी काम की नहीं है। मैं बाल शेव कर दूं तो मैं रेस में दौड़ूं, मैं उसी नंबर पे आऊँगा, बाल के साथ दौड़ूं उसी नंबर पे बिल्कुल आऊंगा। बिल्कुल। हाँ, तो बालों का गिरना ऐसी ऐसी क्या पीड़ा है? देखिए एक बहुत अच्छा सवाल है, अब आपने मुझसे सवाल कर दिया। देखिए 17 साल से लेके 87 साल का आदमी, किसी भी मर्द की अगर सबसे बड़ी परेशानी है तो आप उससे पूछेंगे तो वो अपने बालों का रोना रोता हुआ नजर आएगा। इंसान के तौर पे हम सबकी ख्वाहिश होती है कि हम अच्छे दिखें। बालों से जो फर्क है, 25 साल का आदमी 45 का दिखता है और 45 साल का आदमी 25 का दिखता है। बाल की खूबी खासियत सर पे होने की मेरे हिसाब से यही है। हर उम्र में बालों की अहमियत अलग अलग होती है। जैसे जी। बहुत यंग बच्चे आते हैं, 18 20 22 साल के बच्चे, तो उनकी 1 सेंटीमीटर आधा सेंटीमीटर हेयरलाइन पीछे गई है और उनका पूरा ब्रह्मांड समट के वही आधे सेंटीमीटर में होता है। हाँ, वो ना पढ़ पा रहे हैं, ना खाना खा पा रहे हैं, ना ढंग से कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो फिर उसके अलग आगे की आयु में फिर ये होता है कि अच्छा बाल गिर रहे हैं तो अब शादी होगी कि नहीं होगी। तो वो हम जो, और समाज में भी हम इसको बहुत ही, जैसे आपने बोला हर मर्द परेशान है, या इवन हम लेडीज़ के भी पे भी आएंगे, हर कोई परेशान है। तो बाल, सर पे बाल होना एक तरह से आत्मविश्वास, सक्सेस, एक आपकी पर्सनालिटी, आप अपने आप को कैसे व्यक्त करते हैं, उसकी एक निशानी बन चुका है हमारे समाज में। आप देखेंगे हमारे फिल्मों में देखेंगे तो विलेन अक्सर बिना बालों के दिखाया जाएगा, हीरो बालों के साथ दिखाया जाएगा। उससे भी और आगे जाएं तो सबसे पहले जो एलियन का ड्राइंग बनी थी, तो एलियन आप देखेंगे इतना बड़ा सर लेकिन पीछे कोई बाल नहीं है, ऊपर कोई बाल नहीं है। तो हमने मान लिया कि भाई अगर एलियन है, कोई दूसरे ग्रह से आया है, तो उसके बाल नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम एलियनेट कर रहे हैं इस तरह के लोगों को। डॉक्टर साहब, हेयर प्लांट मैंने 2 बार करवाया था, एक बार पहले भी कराया था, तो मेरा रिसर्च बहुत अच्छा है। मैं दूर चलते आदमी को देख के बता सकता हूँ कि उसके बाल पैच है या हेयर प्लांट है। मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहूँगा, नहीं तो मैं, ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, हर्षा भोगले तो खुलकर सामने आ गए थे, जिन्होंने हेयर प्लांट कराया है और वो 65 70 साल की उम्र में कराया है। अब आते हैं, ये तो हो गई बालों की अहमियत पे बात। अब आते हैं इसके टेक्निक और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। पहले होता क्या था कि पहले आप एक पीछे से स्ट्रिप काट के निकालते थे, वो गैप को आप स्टिच करके यहाँ पर उसको सिल देते थे और फिर बाल को लगा देते। वो मैंने एक बार कराया था, वो बहुत तकलीफ थे। रात को आप अपना सर बिस्तर पर रख नहीं सकते। लेकिन अब जो पद्धति है, ज़रा दर्शकों को समझाइए कि जैसे मैं आपके पास गया या कोई भी पेशेंट आपके पास आता है, तो आप बाल निकालने से लेकर लगाने तक का जो पूरा प्रोसेस है वो क्या है? अब जो लेटेस्ट टेक्निक है, जो अच्छे हाथों में हो रही हैं, जो अच्छे प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जा रहा है, आपका सर्जन अपने विधा में पारंगत है, तो उसको हम मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी बोलते हैं। मिनिमली इन्वेजिव, अब तो सर्जरी का भी टर्म हटता जा रहा है, इसको हम प्रोसीजर बोलने लग गए हैं। ये क्रिया है जो हम कर रहे हैं। तो हर एक इंडिविजुअल फॉलिकल को हम निकाल के इम्प्लांट करते हैं। सर, चेहरा नीचे की तरफ, पीछे के बाल एक्सट्रैक्शन के दौरान आपका वो हर एक का अपना तरीका हो सकता है। हम इस तरह से करते हैं, एक्सट्रैक्शन के लिए चेहरा नीचे की तरफ और इम्प्लांटेशन के लिए चेहरा ऊपर की तरफ। और फिर सबसे, जैसे आपने बोला कि आप दूर से देख के पहचान सकते हैं, वही एक सर्जन की विधा का प्रमाण है कि दूर से देख के भी कोई पहचान ना पाए। हाँ, ये मेरे साथ होता है, ये क्रेडिट आपको जाता है। हाँ। तो वो एक चीज़ है। अगर आपने ट्रांसप्लांट कराया और वो दूर से चीख रहा है कि ट्रांसप्लांट है, या विग है, दूर से चीख रहा है कि वो विग है, तो वो सक्सेस नहीं मानेंगे उसको। या अभी हम बात कर रहे थे कि कहीं से कराया, थोड़े बहुत बाल आ गए, थोड़े बहुत नहीं आए, तो जितने आ गए उसी में खुश हैं, तो वो भी एक है। बट हेयर ट्रांसप्लांट जैसे स्टेप के लिए कोई जा रहा है, तो ऑब्वियसली वो बाल खोने के दर्द से तो पीड़ित है ही, और तो उसको ये सब चीज़ें मिलनी चाहिए कि 45 का आदमी वापस 25 पे चला जाए। दैट इज़ हिज रिक्वायरमेंट। तो वो अगर नहीं मिलता है तो गड़बड़ हो जाती है। तो आप कह रहे हैं कि पीछे से एक एक बाल निकाला, वो एक प्रोसेस 3 से 4 घंटे का है, अगर मैं सही, उससे कम ही रहेगा, उससे कम। उसके बाद आप
यहाँ पर एक इंजेक्शन लगा के इस एरिया को सुन करते हैं और फिर वो एक पैटर्न में आप पूरे बाल प्लांट कर देते हैं। आगे से लेके पीछे तक में प्लांट कर लेते हैं। एक सवाल बड़ा कॉमन है कि प्लांट कराने के लिए क्या सर का शेव कर लेना ज़रूरी है, या जैसे अभी मैं आपके पास आऊँ और आपको बोलूँ कि आप हमारे बीच में लगा दीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 6 महीने या 4 महीने के लिए बॉल्ड नहीं जा सकते। जैसे मैं एनडीटीवी में एंकर था तो मैंने तो 3 महीने का लीव विदाउट पे लिया था, क्योंकि मुझे प्रॉपर कराना था, तो मैंने आपसे कहा था कि शेव करके कर दी। दोनों के रिजल्ट में क्या फ़र्क होता है? देखिए, ये निर्भर करता है, इसमें कई सारे वेरिएशंस होते हैं जिसको हम ऑफ़र कर सकते हैं पेशेंट को, लेकिन ये प्राइमरली मुख्यतः निर्भर करता है कि इतना ग्रेड ऑफ हेयर लॉस है। ओके। और सबसे पहले जो आपका ट्रीटमेंट चॉइस है, जो बेस्ट रिजल्ट देगा, आपका शो है, आपकी एंकरिंग है, किसी की शादी आ रही है, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, बट ट्रीटमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ इन सब चीज़ों की वजह से नहीं करना चाहिए। कई डॉक्टर्स होते हैं कि अरे पेशेंट चला जाएगा, तो कुछ बिना अनशेवन, तो वो जैसे हेयर लॉस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ हेयर इम्प्लांट करने हैं, तो अनशेवन का विकल्प उतना उस पर लागू नहीं होता। उसमें विकल्प ये होता है कि हम आपका पीछे का डोनर एरिया सिर्फ शेव करें और ऊपर कुछ ना शेव करें। तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ टीवी पे आना है या भाषण देना है या पार्लियामेंट में खड़े होकर कुछ बोलना है, तो वो इसको चुन लेते हैं। और बहुत छोटा प्रोसीजर है तो बहुत छोटी सी एक लाइन शेव बोलते हैं, वो भी हम कर सकते हैं, तो उसमें तो बिल्कुल भी नहीं पता चलता। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर आप एक अच्छे रिजल्ट के लिए जाना चाहते हैं तो सर शेव करा के ही शेव कराना बिल्कुल, खास करके अगर आपका हेयर लॉस का जो ग्रेड है, जिसको हम 1 से 6 तक उसको निर्धारित करते हैं, अगर वो 3 से ज़्यादा है, इवन 2.5 से ज़्यादा है, तो आप शेवन प्रोसीजर एटलीस्ट डोनर एरिया शेव के लिए जाएं। एक और सवाल है कि एहतियात क्या है? हमने हेयर प्लांट तो करा लिया, अब उसके बाद आपने बोला भाई 3 महीने अब तुम ये कर लो, जो हर किसी के बस का नहीं। क्या एहतियात, क्या क्या एहतियात है जो करनी? एहतियात, अब जो मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी आ गई है, जिसमें स्टिच नहीं करना है, कट नहीं करना है, ब्लेड नहीं लगती, खून नहीं बहता, तो एहतियात ऐसे कोई ख़ास नहीं है। कोई भी सर्जिकल साइट है उसको थोड़ा बचा के रखना है, किसी मेजर ट्रॉमा से कोई उसमें चोट ना लग जाए। तो अक्सर हमारे मरीज़ों में क्या होता है, गाड़ी में घुस रहे हैं, ध्यान नहीं दिया, सर उस पर लग गया, तो बस वही एहतियात है। उसके अलावा बहुत छोटी मोटी चीज़ें हैं कि टी शर्ट नहीं पहननी है कि जो रगड़ खाए, ऐसा 3-4 दिन के लिए करना है, उससे ज़्यादा। तो ये सारे एहतियात हैं। तो एक सवाल और था कि जब हेयर प्लांट करा करके आप निकलते हैं, मेडिसिन्स भी क्या लंबे वक्त तक चलती हैं? मेडिसिन्स 2 प्रकार की इसमें होंगी। एक तो आपको प्रोसीजर रिलेटेड जो मेडिसिन्स हैं, क्योंकि हमारा मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी है, हम इंडिया में थोड़ा इन्फेक्शन ज़्यादा है, ये सब है, तो हम एंटीबायोटिक्स देते हैं 4 दिन के लिए, जो सबसे छोटा कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक पॉसिबल है। 4 दिन के लिए हम एंटीबायोटिक्स देते हैं। बाकी एक माथे पे सूजन बहुत बड़ी समस्या है, जो हेयर ट्रांसप्लांट को बहुत बदनाम कर चुकी है। हाँ, वो यहाँ आ गया था मेरे चेहरे पे। वो आपके पहले प्रोसीजर में आया हो। हाँ। तो वो हेयर ट्रांसप्लांट को बहुत बदनाम कर चुकी है, तो उसके लिए हम थोड़े मेडिसिन देते हैं जिससे कि वो सूजन ना के बराबर आती है। एक वो भी देखा है, जैसे हम लोग टेनिस खेलते हुए बैंड लगाते हैं, वो उतना कारगर नहीं है। उससे ज़्यादा कारगर जो चीज़ है वो आपका जो प्रोसीजर है, वो जिसको बोलते हैं ना मिनिमली इन्वेजिव, वो कम से कम आपको नुकसान पहुंचाए, स्किन को भेदे कम से कम, वो सबसे काम की चीज़ है। मैं इसी बात को आगे ले जाऊं, जैसे मेरी उंगली दरवाजे में दब जाए और मैं यहाँ एक बैंड बांध लूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सूजन जल्दी चली जाएगी। ओके। वो बल्कि और देर से जाएगी। तो सूजन की कहीं भी ट्रॉमा होगा तो बॉडी का रिस्पॉन्स है कि एक सूजन आएगी, उस सूजन को हम दवाओं से 4 दिन के कोर्स से ना के बराबर कर देते हैं। एक और सवाल था कि हेड वॉश आपसे करवा कर आए सर्जरी, हेयर प्लांट, उसके बाद हेड वॉश भी, पहला जो हेड वॉश होगा वो आपके यहाँ ही जाके कराना होता है, वो कितने दिन में होता है? देखिए, ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है। अगर आप समझते हैं, उस चीज़ को समझ लेते हैं, तो आप वो प्रोसीजर खुद भी अपने घर पे कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे डॉक्टर मित्र हैं जो प्रोसीजर समझते हैं, अपना बैंडेज रिमूव किया, खुद ही वॉश कर लिया, तो वो हेड वॉश के लिए ऐसे अनिवार्यता नहीं है। लेकिन आइडियल सिनारियो में ऑब्वियसली आपके लिए बेहतर होगा कि आप 10 मिनट के लिए आ जाइए, अगले दिन आपका डोनर एरिया में बैंडेज रहता है, ऊपर आपका एकदम खुला रहता है, जो नॉर्मल सा दिखता है। तो बैंडेज रिमूवल के लिए आ जाइए, 10 मिनट के लिए आपको आना है, मेरे साथ बैठ के चाय पीजिए, बस। आपको बता दें कि डॉक्टर दुबे जो हमारे सामने बैठे हैं, इनका भी हेयर प्लांट है।
तो ये बताइए कि जब आपका हेयर प्लांट हो रहा था तो उस बेचारे डॉक्टर की तो पसीने आ गए होंगे कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, डॉक्टर साहब मेरे पास क्यों आ गए? अब फॉर्चुनेटली कहूँ तो मुझे उतना सिलेक्शन अपना डॉक्टर सिलेक्ट करने में मुश्किल नहीं हुई। वो मेरे द्वारा ही ट्रेंड थे, मुझसे कुछ साल जूनियर थे और बहुत ही उनकी मैंने विधा को देखा, परखा हुआ था। तो एज अ डॉक्टर भी मैंने इंटरफेयर नहीं किया। अच्छा। क्योंकि कई पेशेंट्स का होता है कि आप पूरा प्रोसीजर आप समझना चाहें, वो संभव नहीं है। अभी भी आज भी हम करते हैं सर्जरी 15-20 साल के बाद भी, तो किसी ना किसी पेशेंट से कुछ ना कुछ नया सीख लेते हैं। तो आप 1.5-2 घंटे की, 2.5 घंटे की, 1 हफ्ते की, 2 महीने की रिसर्च करके आप हेयर ट्रांसप्लांट को इनसाइड आउट समझ लें, वो संभव नहीं है। तो वो दबाव कम था? वो दबाव मैंने कहा डॉक्टर साहब आप हो बॉस। अब एक सवाल और था कि किस तरह की परेशानियों या जो सेहत से जुड़ी दिक्कतें हैं, वो उसमें भी जिक्र किया था आपने थोड़ा डिटेल में, कौन कौन से लोग हैं जो इससे बचें, ना कराएं? जो मैं अपने अनुभव में देखूंगा तो शायद ही बहुत, जैसे एक चीज़ है बहुत ही खराब डोनर हो। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सेहत से जुड़ी बीमारियों से जुड़ी वही मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अनुवांशिक जो जेनेटिक हेयर लॉस है। तो जेनेटिक हेयर लॉस में बहुत ही ऐसी कम कंडीशंस होती हैं जिसमें जैसे मैंने बोला एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस हो गया। अभी हेयर लॉस इवॉल्व कर रहा है, अभी इतना नहीं हुआ है कि ट्रांसप्लांट, कई लोग होते हैं कि थोड़ा सा पीछे गया ट्रांसप्लांट सर्जन ने कर दिया, तो उसके वो एक डिसीजन है। 70 साल 75 साल बहुत ज़्यादा एज हो गई है, कुछ स्टेंट डला हुआ है तो कार्डियोलॉजिस्ट से क्लियरेंस ले लें, कुछ और किडनी लिवर की कोई और समस्या है जो ऑलरेडी नोन है तो उसके स्पेशलिस्ट से क्लियरेंस ले लें। वरना ऐसा प्रोसीजर में जो अपनी विधा में पारंगत है, जिसको अनुभव है, जो एजुकेटेड है, ऐसा कोई समस्या नहीं आती इन मोस्ट केसेस। अब आप किसी भी डॉक्टर के पास जाइए तो बोलता है अच्छा ठीक है आपका डोनर नहीं है तो आर्म पिट से निकाल देते हैं, सीने से निकाल देते हैं, पर क्या ये वर्क करता है? नहीं, वास्तविकता में नहीं वर्क करता। इसका सबसे साधारण प्रमाण जो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप गूगल पे जाइए, फेक का तो अब भगवान ही मालिक है, उस पर भी आएंगे, बट गूगल पे हम कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट के बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स नहीं हमें देखने को मिलते हैं। वही स्कैल्प टू स्कैल्प ट्रांसप्लांट के बहुत अच्छे रिजल्ट्स भरे पड़े हैं इंटरनेट पे। और दूसरी चीज़ है, बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट का रोल है, अगर 80-90% सप्लाई आपके उम्मीदों के हिसाब से यहाँ से आ रही है तो बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट क्राउन एरिया में अच्छा काम करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल था, इधर मैंने एक आध दो खबरें पढ़ी थी जिसमें हेयर प्लांट कराते हुए किसी सिटी की बात थी, टूटे से, कानपुर की बात कर रहे हैं। हाँ, उसकी मौत हो गई। तो उसको लेकर भी लोगों में काफ़ी डर रहा होगा। मैं चाहता हूँ कि उस पर भी थोड़ा रोशनी डालिए ना, ये हुआ कैसे? क्योंकि मैं खुद 2 बार करा चुका हूँ, कुछ होता तो है नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि शुगर हो जाता है। नहीं, शुगर तो बिल्कुल नहीं होता। शुगर की बात थोड़ी छोटी है तो उसको मैं पहले ख़त्म करता हूँ। शुगर आपका इंसुलिन जो होता है, बनता है, जो भी होता है वो पैनक्रियाज आपके पेट में होते हैं, बाल आपके यहाँ है। हाँ। तो दोनों में कोई लेना देना नहीं है। इवन सर दर्द से भी कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। तो हेयर ट्रांसप्लांट किसी भी तरह से आपको किसी हार्ट, लिवर, किडनी इस तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इवन हेडेक नहीं कर सकता। एक स्टडी तो इनफैक्ट ये कहती है कि माइग्रेन के पेशेंट्स, 6-7, छोटी स्टडी है तो ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई, कि माइग्रेन के पेशेंट्स हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद उनका माइग्रेन कम हो गया है, ठीक हो गया। तो वो बात वहाँ तक रही। जो मृत्यु की आपने बात करी, तो जहाँ तक खबरें हैं, हमने खबरों से ही जाना है, तो वो डॉक्टर, वो क्लिनिक एक BDS डॉक्टर के द्वारा संचालित किया जा रहा था। BDS मतलब वो दंत चिकित्सा, दांतों के डॉक्टर थे। ये बात समझने में थोड़ी हल्की लगेगी, मैं इसको थोड़ा घुमाऊँ कि मेरा काम तो स्किन और हेयर है, अब मैं चला जाऊँ कार्डियोकोटी में, हाँ, तो उसकी तो जान ले लेंगे कि साहब मैं तो 4 देख चुका हूँ और 4 सक्सेसफुली कर भी चुका हूँ, अब वो 5वें में क्या होगा वो भगवान जाने। तो अब डेंटिस्ट चला है हेयर में, तो उसीलिए विधाएं बनी हैं, स्पेशलिटी बनी है। तो अनफॉर्चुनेट तो है, अब जिस तरह से इंडिया में रेगुलेशंस हैं, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ ओवरफ्लो हो जाती हैं, तो अब उसमें चुनाव आप करिए
और वही आपके पास एक विकल्प है। डॉक्टर साहब, यही मैं सवाल था कि अगर आप देखें हेयर प्लांट हर चौराहे, हर नुक्कड़ पे आपको डॉक्टर मिल जाएगा जो 40,000 रुपये से लेकर के, मतलब 40 से लाख रुपए के बीच में तो आपको, आप सिर्फ डालिए आपको मिल जाएंगे, 50 क्या 500। तो क्या ये कहना, देखिए आप डॉक्टर हैं, अच्छे डॉक्टर, तो आप तो ये कहेंगे ही कि अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, लेकिन सच में अगर ईमानदारी से बात करें तो क्या बालों को लेकर भले ही आप जितने परेशान हो, लेकिन जाएं अच्छे डॉक्टर के पास जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा। बिल्कुल, जैसे एक मामूली से पर्चे जो आपको दवाई लिखवानी है, वहाँ से लेके जो एक्सट्रीम है आपका हेयर ट्रांसप्लांट, ये पूरी जर्नी है हेयर लॉस की, वो पूरा आपको एक स्पेशलिस्ट के पास ही जाना चाहिए और इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। इसमें क्या होता है कि इसको कैसे बोले, जो हेयर लॉस से सफ़र कर रहा है व्यक्ति, उसकी मानसिक भेद्यता या इमोशनल वल्नरेबिलिटी जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत सेंसिटिव, उसको हम सफरिंग इन साइलेंस बोलते हैं। जैसे आप बोल रहे हैं कि हर व्यक्ति, हर पुरुष, हर लेडी जो है वो हेयर लॉस सफरिंग इन साइलेंस कर रही है या कर रहा है, बट वो अपने फैमिली मेम्बर से भी उसके बारे में नहीं बात करेगा। तो जो पड़ोस में विकल्प मिला, इतने पैसे जेब में पड़े हैं, करवा के देख ही लेते हैं क्या हो सकता है, इस तरह से अपनी चॉइसेस को मत करिए। एक और सवाल था, जो आपने हेरिडिटी की बात की थी, अब मैं अपनी बात करूं तो हमारे ख़ानदान में किसी के बाल 25 साल के बाद सर पे नहीं टिके, ठीक है, मैंने भी कराया। क्या एक बार, सवाल यही है कि एक बार कराया गया हेयर प्लांट, दो सवाल हैं इसमें, कभी नहीं जाता, पहला। दूसरा सवाल कि हेरिडिटरी वाले मेरे जैसे आदमी ने कराया तो क्या उसके भी वो टिके रहेंगे, इसका जवाब। मैंने आपको पहले भी बोला, 90 से 100% जो खास करके मेल पेशेंट्स में आनुवांशिक हेरिडिटरी हेयर लॉस होता है। जेनेटिक हेरिडिटरी कहना शायद गलत होगा, क्योंकि हेरिडिटरी के अब बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं कि मेरे घर में किसी के बाल नहीं गिरे, मेरे ही क्यों गिरे, तो वो हेरिडिटरी नहीं है, वो आपके जीन्स में है, वो उसको किसी तरह से आपके जीन्स में आ गया है। क्योंकि हम अपने माता पिता या अपने भाई बहन की फ़ोटोकॉपी तो होते नहीं होते, हाँ, तो ये भी एक छोटा सा चेंज है जो आ गया है। अगर अच्छा ट्रांसप्लांट हुआ है, इसमें एक सेफ डोनर एरिया की बात आती है। ये जो आपके पीछे के बाल हैं, ये पूरे एक हार्मोन होता है DHT, जो हेयर लॉस से सफ़र कर रहे हो वो अच्छी तरह से इसको जानते होंगे DHT को, जो आपके हेयर लॉस का मेजर रीज़न होता है, वो आपकी अनुवांशिकी तो है ही उसका एक रीज़न। तो जो सेफ डोनर एरिया होता है, मतलब बीचों बीच का एरिया, ये DHT से एकदम रेजिस्टेंट होता है, ये प्रतिरोधक होता है DHT के प्रति। तो अगर वहाँ से बाल निकाल के लगाए गए हैं तो वो आजीवन आपके साथ रहेंगे, इर्रेस्पेक्टिव कि आपकी फैमिली में या किसी को बहुत सीवियर जेनेटिक्स हेयर लॉस है फैमिली में। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, क्या नाम लेना सही होगा? लीजिए, नहीं लीजिए, ये एक अपने आप में, क्योंकि वो सेलिब्रिटी बुला लेते हैं उसमें। सेलिब्रिटीज़ में जैसे कपिल शर्मा है, उसके सर पे पैच है, बहुत कम लोगों को शायद पता हो। अमिताभ बच्चन का एक बार इंटरव्यू कर रहे थे भूपेंद्र चौबे, तो आखिरी सवाल उन्होंने उनसे पूछा था, ये पब्लिक डोमेन में, कि क्या आप विग पहनते, तो उन्होंने कहा हाँ। तो सेलिब्रिटीज़, अच्छा हाँ, इसी से जुड़ा हुआ सवाल, आप नाम लेना नहीं चाहेंगे, बेहतर रहेगा। इसमें एक और है कि सेलिब्रिटीज़ का एक वो जो हेयर पाउडर आता है फाइबर, कि जैसे मेरे सर पे बाल है, यहाँ नहीं, क्योंकि आपको दिख नहीं रहा, यहाँ नहीं, तो अगर हमने टैप कर लिया तो पता नहीं चलता, तो ज़्यादातर लोग वही इस्तेमाल करते हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस जिनके बाल थिन हो गए हैं या कम हो गए हैं। तो आपका प्रश्न इस बारे में, हाँ, कि उसमें वो हेयर फाइबर भी काम करता है। तो आप कहीं ना कहीं ये पूछना चाह रहे हैं कि सेलिब्रिटी का हेयर ट्रांसप्लांट अलग है या वही है या कुछ और है? हाँ, तो सेलिब्रिटी के मायने में सेलिब्रिटी क्या है? एक प्रसिद्ध व्यक्ति। प्रसिद्ध व्यक्ति, हाँ, प्रसिद्ध व्यक्ति। अब जैसे आप किसी खेल में प्रसिद्ध हैं तो आप उस खेल के सेलिब्रिटी हैं, आप अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं तो आप उस एक्टिंग में प्रसिद्ध हैं, तो आप उस चीज़ के सेलिब्रिटी हैं। सेलिब्रिटी में क्या होता है कि आपको अब इस समय मीडिया प्रेशर, अब जैसे मैं आया, आप आए, तो हमने अपना नहाए, बाल वाल कोम किए, थोड़ा बहुत इन्होंने मुंह पोछा, हम बैठ गए, उनके पीछे पूरी टीम घूम रही है, तो वो ये काम के लिए ही रखा गया, हाँ, कि एक भी बाल अपनी जगह से बाहर ना हो।
तो बस उतना ही अंतर है, वरना ऐसी कोई तकनीक नहीं है जो हम बचा के रखते हैं सेलिब्रिटीज़ के लिए और आम आदमी को नहीं वो देते हैं। मेरा सवाल दूसरा था, डॉक्टर दुबे ने किया और वो कोई एक फेल हो गया, क्या ऐसा कभी होता है? नहीं, फेलियर के चांसेस बहुत रेयर होते हैं, और जो जेनेटिक हेयर लॉस है उसमें तो बिल्कुल नहीं होते। अच्छा, अगर डोनर सिलेक्शन अच्छा है, हाँ। डोनर आपने मान लिया कि ये डोनर अच्छा सिलेक्ट हुआ, तो उसमें फेलियर के चांसेस ज़ीरो हैं। मैं ज़ीरो और एब्सोल्यूट जो है, जैसे ज़ीरो और 100% टर्म्स नहीं यूज़ करने चाहिए, बट मैं मान के चलूँगा कि इसको ज़ीरो ही कहना चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब, मैं एक लंबी फहरिस्त है, वीरेंद्र सहवाग पब्लिक डोमेन में हैं, लालचंद राजपूत हैं, यूसुफ पठान ने हेयर प्लांट कराया, रोजर बेनी ने हेयर प्लांट कराया, हर्षा भोगले का हेयर प्लांट है, रवि शास्त्री ने हेयर प्लांट करा रखा है, सुनील गावस्कर ने हेयर प्लांट करा रखा है। तो हम लोग यही बात कर रहे थे कि उम्र, ओहदा, प्रोफेशन सब बराबर है, हेयर लॉस के आगे सब बराबर है। कुछ लोग हैं जिनकी दाढ़ियाँ प्रॉपर नहीं आती, तो उनको थोड़ा मैस्कुलिन लगने में दिक्कत होती है, आईब्रोज की दिक्कत होती है, महिलाओं में भी, पुरुषों। तो क्या ये भी जैसे बियर्ड का या मुस्टैच का या आईब्रोज का, इसको भी हेयर प्लांट इसका कराया जा सकता है? बिल्कुल, ये ट्रांसप्लांट पॉसिबल है। और स्कैल्प का ट्रांसप्लांट, जो गंजापन जिसको हम बोलते हैं, उससे बहुत ही ज़्यादा ये जटिल है और बहुत ही अनुभवी हाथों में इसको कराया जाना चाहिए। और वो अनुभवी हाथों में भी तब कराना चाहिए जब आपका सर्जन बोलता है कि इसको कराने से फ़ायदा होगा, क्योंकि आपके स्कैल्प के बाल चेहरे पे आ रहे हैं, स्कैल्प के बाल ऊपर रहते हैं, आपको चेहरे से लोग पहचानते हैं। तो वो इस तरह से डायरेक्शन, एंगल, हर एक बाल का एक डायरेक्शन, आपके स्कैल्प में मैंने 1-2 बाल गलत भी लगा दिए तो वो नहीं दिखेंगे, हाँ, यहाँ वो सामने ऐसे बाहर निकलेगा। तो उसको बहुत ध्यान से आपको, स्कैल्प में भी आपको ध्यान से अपना सर्जन चुनना चाहिए, लेकिन खास करके बियर्ड में और आईब्रोज में बहुत ही ध्यान से चुनना चाहिए। एक और चीज़ है, बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, मुझसे भी पूछ लेते हैं, कह रहे शारिक भाई आपने हेयर प्लांट कराया, हेयर कट कराते भी हो क्या, स्विमिंग कर सकते हो क्या, बाल कलर कर सकते हो क्या? तो उस पर भी ज़रा रोशनी डाल दीजिए। मैंने जो जवाब दिया वो दिया ही, अब आपसे सुनना चाहेंगे लोग। ये आपके खुद के बाल है, ये सबसे, जिसको बोलते हैं सबसे सुरक्षित ट्रांसप्लांट है, अंग्रेजी में बोलते हैं ऑटोलॉगस। आपके खुद के ही बाल आपके खुद के ही सर पे आ गए, जैसे मेरा खून निकला और मेरे को ही चढ़ गया, हाँ, तो वही है ये। तो आप अब ये आजीवन ग्रो करते रहेंगे, ये बल्कि जो आपके एग्जिस्टिंग बाल थे डीएचटी से ये प्रतिरोधक क्षमता रखते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं डीएचटी से, तो ये तो बल्कि और ज़्यादा मजबूत हैं जो पहले के बाल थे। तो स्विमिंग करिए, आप हेयर कट कराइए, हेयर कलर करिए, हेयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कम से कम करिए, लेकिन नेचुरल हेयर ग्रोथ रहेगी। हम उस पर आएंगे, जो सवाल मैं पूछना चाहता जो भूल गया था, याद आया। हेयर प्लांट को लेके जो भी आता होगा बड़ा सिक्रेटिव रहता है, बहुत कम लोग हैं, मुझसे भी बोलते थे यार आप क्यों बता रहे हो। बहुत कम लोग होंगे जो ये कहते होंगे कि जाने दो पब्लिक डोमेन में, लेकिन बाकी लोग कहते होंगे कि नहीं नहीं बताना। जैसे कुछ साल पहले, 20 साल पहले ब्रेस्ट कैंसर के बारे में अवेयरनेस उतनी नहीं थी, तो ब्रेस्ट कैंसर का कैंपेन चला। वो सिर्फ कैंपेन और उसको सोशली एक्सेप्टेबल बनाने की वजह से ब्रेस्ट कैंसर अब पहले से ज़्यादा डायग्नोज हो रहा है, अर्ली डायग्नोसिस हो रही है, मोर्टालिटी कम हो गई, मृत्यु दर कम हो गई। तो अगर इसको सामाजिक तौर पे एक्सेप्टेबल बनाएं कि भाई बाल ही तो गिरे हैं और उसका आप सही इलाज ढूंढिए, तो आपको ऐसे मुंह छुपा के नहीं जाने की ज़रूरत है। अगर मेरी पैर की हड्डी टूटी है तो मैं मुंह छुपा के नहीं जाऊँगा कि भाई पैर की हड्डी टूटी है, डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। उतना ही सोशली एक्सेप्टेबल इसको भी बनाना चाहिए। महिलाओं को खास करके इस तरह की परेशानियों से अमूमन नहीं गुजरना पड़ता हेयर लॉस, लेकिन 2-4% ऐसी हैं जिनको बालों के झड़ने की समस्या रहती है या बॉल्डनेस आ जाती है, वो क्या करें? आपने महिलाओं की समस्या को बहुत कम नंबर्स में बताया है एक्चुअली। अच्छा, ओके, मेरी जानकारी थी। हाँ, और महिलाओं के बालों की समस्या को लेकर जो मैंने सफरिंग इन साइलेंस वाली बात करी, महिलाओं में वो और ज़्यादा है। अच्छा, किसी महिला के लिए ये एक्सेप्ट करना कि मेरे बाल गिर रहे हैं, या वो छोटी पतली हो गई है, या बाउंस नहीं रहा, या मैं पहले 50 तरह की हेयर स्टाइल्स बना सकती थी, अब एक ही हेयर स्टाइल लेके बैठना पड़ता है मुझको, ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। और फिर इसका इलाज ढूंढना, एक डॉक्टर के पास जाना, वो और भी मुश्किल होता है कि अरे इसके तो बाल गिर रहे हैं, किसी महिला के लिए। और मानसिक तौर पे जब आपके पास इलाज भी नहीं, इलाज के तक तो पहुंचना बहुत मुश्किल है, उस कंडीशन को एक्सेप्ट करने की ही क्षमता नहीं है, तो बहुत मुश्किल होता है। एक स्टडी है जिसमें बहुत सारी महिलाएं
सुसाइड तक कॉन्टेम्पलेट कर लेती हैं। डिप्रेशन से शुरू होता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, और वो सुसाइड तक कॉन्टेम्पलेट कर लेती हैं कि भाई बाल ही नहीं है तो ज़िंदगी में है क्या। खैर, तो महिलाओं में आनुवांशिक हेयर लॉस ही सबसे कॉमन रीज़न है। उसके अलावा पोस्ट प्रेगनेंसी हो गया कि प्रेग्नेंट हुए तो प्रेगनेंसी में फीमेल हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से बाल ऑटोमेटिक अच्छे हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब डिलीवरी हुई तो बाल जो प्रेगनेंसी की वजह से थे वो गिरते हैं, तो पोस्टपार्टम हेयर लॉस बोलते हैं उसको। एक वो हो गया। बाकी कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट जैसे आयरन सबसे कॉमन है, उसके अलावा सेलेनियम हो गया, जिंक हो गया, इस तरह की चीज़ें हैं। एक पीसीओडी करके कंडीशन होती है। तो महिलाओं के हेयर लॉस में थोड़ा जटिल होता है डायग्नोसिस बनाना, हालांकि उसमें भी आनुवांशिक हेयर लॉस ही सबसे कॉमन है। इसके साथ ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, हार्मोनल डिसऑर्डर्स, एजिंग के साथ पोस्ट मेनोपॉजल हेयर लॉस, तो ये सब भी चीज़ें होती हैं। तो महिलाओं में अगर हेयर लॉस हो रहा है तो भारतीय समाज में किसी महिला के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है अपने दरवाजे से निकल के अपने घर में किसी को लेके डॉक्टर के पास जाना, और वो अपना कुछ तेल वेल लगाती रहेंगी और उम्मीद करेंगी कि उससे ठीक हो जाएगा। एक और सवाल था, अब आखिरी पे है हम लोग। कोई कहता है कि रात को चंपी करके सो जाओ, तेल लगाओ। दूसरे कहते हैं कि बाल में तेल लगाने से बालों को कोई राहत नहीं मिलती। रात को हमने नवरत्न तेल लगा लिया या हमने नारियल का तेल लगा लिया या कोई दूसरा तेल लगा लिया, क्या इस तरह के ऑयलिंग का बालों पे फ़र्क पड़ता है? तो मैं इसको और पीछे ले जाता हूँ, इससे काफ़ी पीछे ले जाता हूँ। एंशिएंट इजिप्ट जो मिस्र था उसमें गधे के खुर को पीस के बालों पे लगाने से, अच्छा। या कैमल फैट को लिक्विडेट करके बालों पे लगाने से लोग कहते थे बाल उग जाते। तो ये सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, उसमें उन्होंने माना कि इस तरह से भी बाल उग जाते। तो तेल की वैल्यू मैं उससे ज़्यादा नहीं समझता। तेल में ऐसा कोई ऐसा एक्टिव न्यूट्रिएंट नहीं होता जो बालों को ग्रो करा सके। इसका मैं एक प्रैक्टिकल तर्क का तो कोई जवाब होता नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, भारत में कहीं कोने में एक तेल बन रहा है, फार्मा कंपनीज बिलियंस डॉलर्स इलेक्शन डिसाइड कर देती हैं कई बड़े बड़े देशों का, वो आएगी, वो खरीद लेगी, फार्मूला बेचेगी दुनिया भर में। अगर आपके तेल में वो ताकत है, हाँ, अरे भाई आप बिलियनियर बन जाएंगे, या तो वो बन जाएगा या आप बन जाएंगे। वो तो जो बनेगा वो बनेगा, आप तो पहले बिलियनियर बन जाएंगे। हाँ। तो क्यों नहीं खरीद रहे आके? आप एक छोटा सा ऐप बना दीजिए जो किसी काम का हो, हाँ, रातों रात बिक जाएगा वो। हाँ, रातों रात कोई ना कोई आ जाएगा अगर किसी काम का है तो मतलब आपने बड़ा कहा एंशिएंट टाइम में गधे के खुर और फैट से बाल आ जाए, इसका मतलब लोग तब भी बालों से परेशान थे? तब भी बालों से परेशान थे। ये बड़ी बात है। तब तो शायद कंघी भी नहीं रही होगी कि बाल। एक चीज़ और था डॉक्टर साहब, जैसे आप सैलून में जाइए तो हम लोग तो जाते हैं 10 मिनट में बाल काट दो भाई, जैसे काट। वहाँ पे जो लड़कियाँ होती हैं या महिलाएं होती हैं, पहले तो देखो तो पहले तो उसने पूरे सर पे ऑयलिंग करी, फिर एक वो मशीन लगा होता है, वो फिर उसमें सर डाल दिया गया, फिर उसके बाद आपका सर वॉश किया गया, फिर कुछ और किया गया, उसके बाद हेयर ड्रायर लगाया गया, और उसने कहा कि हमने बाल को जो जड़ मृत हो गए थे उसको मैंने जीवित कर दिया। ये जो पूरी पद्धति अपनाई जाती है एक सैलून में जाके रिजुविनेट के नाम पे, कुछ होता भी है या वो बिल बना रहा है? तो इसको समझने के लिए अगर आप 2 मिनट दें तो बालों की जो सबसे बाहर की लेयर होती है जिसको क्यूटिकल बोलते हैं, वो थोड़ी आड़ी तिरछी होती है। मतलब जैसे फिश के स्केल्स होते हैं ना, वैसी होती है, या स्वेटर समझ लीजिए जैसे उसके रोए होते हैं वैसी होती है। तो सैलून में क्या होता है, स्वेटर को या किसी शर्ट को हमने प्रेस कर दिया तो वो इस्त्री करके सीधा हो गया, चमक आ गई उसमें। जो ऐसी आड़ी तिरछी हो रही थी वो सारी एक लेयर में आ गई, बस उतना ही काम होता है। मृत जड़ों तक पहुंचना सैलून के लिए पॉसिबल नहीं है, हमारे लिए भी बहुत मुश्किल है। तो वो जो आपका डेड टिश्यू है उसको उन्होंने बस एक तरह से प्रेस कर दिया है। एक टर्म है हेयर बोटॉक्स, आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है। बोटॉक्स का उससे कोई लेना देना नहीं है, नाम बोटॉक्स, एक बड़ी कंपनी बोटॉक्स बनाती है, वो ब्रांड नेम है, वो बोtulinum टॉक्सिन है, वो मेडिकल ट्रीटमेंट है, कोई बोटॉक्स से लेना देना उसका नहीं है। वो बस जैसे मैं अपना नाम रख लूँ अजय बच्चन, तो मैं हाइफेनेट हो गया बच्चन, तो लोग मुझे किसी तरह से सीरियसली लेना शुरू कर देंगे ज़्यादा।
तो उन्होंने बोटॉक्स के साथ अपने आप को हाइफिनेट कर लिया है। घूम फिर के प्रोसीजर वही है कि क्यूटिकल जो आपका डेड है वो उसको प्रेस कर देते हैं, वो एक लेयर में आ जाता है। थोड़े दिन बाद जैसे शर्ट ख़राब हो जाती है प्रेस के बाद, तो वापस से प्रेस कराना पड़ता है, बस वही है। उसका कोई लेना नहीं। सैलून ट्रीटमेंट्स वहीं तक सीमित हैं। हेयर हेल्थ के लिए, हेयर हेल्थ के लिए बिल्कुल, हेयर हेल्थ एक्चुअली मिसनॉमर है। जैसे मैंने बोला मृत कोशिका है तो उसकी हेल्थ होगी क्या, तो वो तो मिसनॉमर है। हेयर फॉलिकल की हेल्थ पे हमें फोकस करना है। अब एक चीज़ है, जाते जाते एक सवाल का जवाब दीजिए। बालों के लिए क्या करें? कोई आसान घर में, जैसे लोग रोज़ शैम्पू करते हैं या जो भी करते हैं, क्या करें जिससे बाल थोड़े से हालत उसकी बेहतर रहेगी? मतलब एक्सपेरिमेंट ना करके कोई एक सिंपल तरीका बताएं। कि इसमें बालों का गिरना, हम दो चीज़ों में उसके कॉजेज़ को हम जैसे मैंने बोला, और बालों का गिरना बहुत गहन विषय हो सकता है। 98% बालों का गिरना ये ऊपर के बाल जाते हैं, आनुवांशिक हेयर लॉस होता है, उसमें कोई ब्लड टेस्ट की ज़रूरत होती नहीं है। तो परिवर्तनीय जिसको हम बोलते हैं मॉडिफाइबल फैक्टर्स, और गैर परिवर्तनीय इसको नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स। तो आपके जीन्स हो गए, डीएचटी हो गया, ये नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं। आप कुछ भी कर लीजिए, अभी फ़िलहाल की जो टेक्नोलॉजी है ये नहीं बदल सकती। मॉडिफाइबल फैक्टर्स में अच्छी नींद लेना, अच्छी डाइट लेना, थोड़ा तनाव से बचना, ये चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। हेयर ट्रीटमेंट, हेयर प्रोडक्ट्स कम से कम यूज़ करना, ये चीज़ें हैं। बट इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ये 2 से 5 से 10% हेयर लॉस में ये कंट्रीब्यूट करते हैं। शैम्पू रोज़ करें, कंडीशनर लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है? ये शैम्पू रोज़ करें कि बहुत सारे आप पढ़ेंगे, ये वेस्टर्न लिटरेचर है, वहाँ पे ड्राई क्लाइमेट होता है, खास करके यूरोप में, मोस्ट ऑफ यूएसए। तो ड्राई क्लाइमेट में हम एडवाइस करते हैं कि शैम्पू रोज़ करने की नहीं ज़रूरत है, क्योंकि जो बॉडी ऑयल प्रोड्यूस कर रही है, स्कैल्प जो ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है वो आपके बालों पे रहे, आपकी स्कैल्प पे रहे, उसका अपना एक फंक्शन है। बट जो ह्यूमिड क्लाइमेट है हमारे भारत जैसे देश में, उसमें वो ऑयल ऑलरेडी इतना ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है कि 24 घंटे में एक बार शैम्पू करने में कोई नुकसान नहीं है, बल्कि फ़ायदा ही है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन एक जाते जाते एक सवाल का जवाब दे दीजिए। जब आप हेयर प्लांट कराने का फ़ैसला किया और जब आप प्लांट करा के घर गए, तो बेगम का रिएक्शन कैसा था? इसको एडिट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका बहुत इस सवाल को आपको बदलना पड़ेगा। नहीं, आप बताइए, जवाब दीजिए, आप जवाब दे नहीं रहे और ये एडिट होगा नहीं। मेरी बेगम का वही रिएक्शन था जो उस आदमी की बेगम का था, जो सलमान खान की बेगम का रिएक्शन था। क्या बात है। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने उस एक मुद्दे पर रोशनी डाली जो दुनिया का सबसे बड़ा मुद्दा है, और वो मुद्दा है बालों का। तो बालों का ध्यान रखिए। दूसरी बात कि हेयर प्लांट के लिए जाइए ज़रूर, लेकिन बेहतर डॉक्टर के पास जाइए। और अब बहुत महंगा भी नहीं रहा है, अब रिजनेबल है। एक ज़माना था जब बहुत महंगा था। तो और अगर आपको लगता है कि आप बुरी तरह से गंजे हो चुके हैं, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, शेव कीजिए, आंद्रे अगासी में जाइए। तो फिलहाल हेल्थ वायर मीडिया में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।